वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लर्न विद अनन्या में आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। अल्फोंसे डॉडेट इसके राइटर हैं और ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन का जो सीन है वो सेट किया गया है उस समय जब फ्रांस और प्रूशिया का युद्ध चल रहा था। उस समय फ्रांस को प्रूशिया के द्वारा हरा दिया जाता है। प्रूशिया आज के समय में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, इन तीनों को मिलाकर प्रूशिया नाम था। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स जिसका नाम है एल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों प्रूशियन हैंड्स में चले जाते हैं, प्रूशिया में मिल जाते हैं। मतलब प्रूशियंस ने फ्रेंच को हरा दिया था तो और फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट प्रूशियन बन जाते हैं, प्रूशियन कंट्री बन जाते हैं। तो अब क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? जनरल सी बात है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उन दोनों फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट में फ़्रेंच पढ़ाना मना कर दिया जाता है, ना ही कोई फ़्रेंच बोलेगा। मतलब फ़्रेंच लैंग्वेज के ऊपर सबसे पहले बैन लगा दिया जाता है और जर्मन लैंग्वेज वहाँ पढ़ाने को बोला जाता है। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी ही कहानी डील करती है और काफ़ी इमोशनल स्टोरी है, एक बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है। चलिए पढ़ते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of his scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. फ्रेंड्स कहता है कि उस सुबह वो बहुत लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए और उसे बहुत डर लग रहा था स्कूल में डांट पड़ने से, स्पेशली क्योंकि उसके टीचर एम हेमिल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे और फ्रेंड्स को पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं आता था। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. कुछ क्षण के लिए फ्रेंड्स सोचता है कि वो स्कूल से भाग जाए, आज स्कूल ना जाकर कहीं बाहर ही दिन बिताए, क्योंकि आज का मौसम और दिन बहुत सुहाना है। चिड़िया डालियों के किनारों पे बैठ करके चहचहा रही हैं और जो सॉ मिल जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, चीरी जाती हैं, लकड़ियों की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाहर खुली जगह है, फील्ड है, वहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, अपना सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये सारी चीज़ें जो वो देख रहा था उसको पार्टिसिपल्स के रूल्स से बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। मतलब ये सारे रूल्स जो सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो चिड़ियों की चहचहाहट है, जो चीज़ें वो बाहर देख रहा था वो ज़्यादा टेम्पटिंग थी, ज़्यादा आकर्षित करने वाली थी बजाय कि पार्टिसिपल्स के रूल्स प्रिपेयर करने के। लेकिन फ्रेंड्स के अंदर इतना स्ट्रेंथ रहता है कि वो अपने लालच को रोक लेता है और फिर स्कूल चला जाता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो वो वहाँ बहुत भीड़ देखता है। टाउन हॉल के सामने एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। एक्सप्लेन करता है वो कि बुलेटिन बोर्ड वो जगह है, वो बोर्ड है जहाँ पर पिछले 2 सालों से इन लोगों को सारे बैड न्यूज़ मिलते थे। उस बोर्ड पे न्यूज़ लगा दिए जाते थे लोगों के पढ़ने के लिए, और जितने भी बैटल्स ये लोग हारे थे, जो भी इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट था, जो कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए ऑर्डर आता था, वो सब उस बोर्ड पे लगा दिया जाता था। फ्रेंड्स थोड़ा सा सोचता है कि आखिर क्या मामला है, क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ लगी होगी आज, लेकिन वो रुकता नहीं है और आगे बढ़ जाता है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, pup, you will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. फिर वो भागते हुए, जितना तेज़ी से भाग सकता था उतना तेज़ी से फ्रेंड्स स्कूल की तरफ भागता है, लेकिन ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार जिसका नाम वॉचर है, अपने अप्रेंटिस के साथ में, अप्रेंटिस वो होता है जो किसी के अंडर में ट्रेनिंग ले रहा होता है, बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज़ पढ़ रहा होता है और वो फ्रेंड्स को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इतना तेज़ी से मत भाग करके जाओ फ्रेंड्स, हमारे पास अभी टाइम है स्कूल पहुंचने में। फ्रेंड्स को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और वो भागते हुए एम हेमिल के क्लास के बाहर जो छोटा सा गार्डन है वहाँ पहुँच जाता है और बहुत हांफता है।
फिर वो तेज़ी से भागते हुए स्कूल की तरफ जाता है, जितना तेज़ वो भाग पाता है। और फिर ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, जिसका नाम वॉचर है, वो अपने अप्रेंटिस के साथ में वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज़ पढ़ रहा था। अप्रेंटिस वो होता है जो किसी के अंडर में ट्रेनिंग ले रहा होता है। और वो फ्रेंड्स को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इतना तेज़ी से मत भाग करके जाओ, अभी तो बहुत टाइम है स्कूल में। लेकिन फ्रेंड्स को लगता है कि वो उसका मजाक बना रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। और फ्रेंड्स भागते हुए एम हेमिल के क्लास के बाहर जो छोटा सा गार्डन बना हुआ है वहाँ पहुँच जाता है और हाँफ रहा होता है। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. सामान्यतः जनरली जब स्कूल ओपन होता है, खुलता है, बच्चे आते हैं, तो बहुत बशल रहती है, बहुत शोर रहता है, बहुत हलचल रहता है स्कूल में। और इतनी हलचल होती है कि रोड पर भी सुनाई देती है। बच्चे जब डेस्क खोलते हैं, बंद करते हैं, लिखते हैं, सामान उठाते हैं, और जब लेसन रिपीट करते हैं अपने कानों पे हाथ रख करके कि बेहतर समझ में आए। छोटे बच्चे करते हैं ऐसा, कान पे हाथ रख के चीख चीख करके कोई चीज़ लर्न करते हैं। और टीचर जब अपना रूलर अपने डंडे से टेबल के ऊपर बच्चों को शांत कराने के लिए उसको पटकते हैं, तो ये सारी आवाज़ें आती हैं बाहर तक, स्कूल के बाहर तक। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन आज सारी चीज़ें बहुत ही शांत थी स्कूल में, कुछ वैसा नहीं हो रहा था। फ्रेंड्स ने सोचा था कि स्कूल में बहुत शोर शराबा रहेगा और वो चोरी से सबकी नज़रों से बचते हुए अपने डेस्क पे पहुंच जाएगा बिना किसी को दिखाई दिए। लेकिन क्योंकि आज एकदम सुबह ऐसी थी जैसे संडे के दिन स्कूल की सुबह होती है, यानी एकदम शांत, तो आज ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब वो जब गार्डन में पहुंच चुका था, वहाँ से देखता है विंडो से सारे बच्चे, उसके क्लासमेट्स अपनी जगह पर बैठे हुए रहते हैं। उसके टीचर अपने आर्म के नीचे एक डंडा, रूलर रख करके, दबा करके, और क्लास में वॉक कर रहे होते हैं। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushed and how frightened I was. अब फ्रेंड्स को सबके सामने से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना था क्लास में। कह रहा है कि आप कल्पना कर सकते हो कि कितना ज़्यादा मैं डरा हुआ था, मैं कितना ज़्यादा शर्माया हुआ था। But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friends. We were begging without you. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है जितना वो डरा हुआ होता है। आज उसके टीचर उसको बहुत ही प्यार से कहते हैं कि अपने सीट पर चले जाओ, और हम आज का लेसन तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे फ्रेंड्स। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अब फ्रेंड्स जंप करके अपनी सीट पे पहुंच जाता है, और जब कुछ देर बाद वो अपने डर के ऊपर ओवरकम कर लेता है, तो वो ध्यान देता है कि उसके टीचर ने आज रोज़ से कुछ अलग ड्रेस पहन रखी है। उन्होंने ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल कोट पहना है, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है, एक छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप लगा रखी है, और जो कि बहुत सुंदर उस पर एम्ब्रॉयड्री है। फ्रेंड्स बताता है कि उसके टीचर जनरली वो ड्रेस नहीं पहनते थे, वो तभी पहनते थे जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होता था, बाहर से कोई इंस्पेक्शन करने आता था, या फिर जब स्कूल में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता था। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. फिर फ्रेंड्स बहुत ही परेशान रहता है, उसको स्कूल में सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब लग रही थी, सब में बहुत सन्नाटा सा था, एकदम खालीपन सा फील हो रहा था। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स को सरप्राइज़ करती है वो ये कि जब वो पलट के देखता है, पीछे की सीट्स जो अक्सर खाली रहती थी, आज उस पर गाँव के कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिसमें उनके गाँव के ओल्ड हॉजर हैं जिन्होंने एक तिकोनी हैट पहन रखी है, फॉर्मर मेयर हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भी गाँव के दूसरे लोग हैं। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer,
thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. सारे लोग बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे और जो हॉजर है उन्होंने अपने साथ एक पुरानी प्राइमरी बुक भी ले रखी है जिसके किनारे thumbed at the edges मतलब उस बुक का किनारा थोड़ा सा कटा फिटा है क्योंकि बुक काफ़ी पुरानी है और उन्होंने उस बुक को अपने नीज़ के ऊपर रखा हुआ है और उसके पेजेस के ऊपर नीज़ के ऊपर ओपन रखा हुआ है और उसके पेजेस के ऊपर हॉजर का एक बड़ा सा चश्मा रखा हुआ है. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." जबकि फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही चौंक रहा था, सोच रहा था, तभी एम हेमेल अपनी चेयर पे बैठते हैं और उसी गंभीरता के साथ में बहुत ही जेंटल टोन में वो बोलते हैं कि मेरे बच्चों, आज जो लेसन मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आपका आज का मतलब ये अब लास्ट लेसन है. इसके बाद मैं अब आपको नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा. और आपके नए जर्मन मास्टर, क्योंकि अभी तक फ्रेंच मास्टर पढ़ाते थे, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी तो जर्मन मास्टर आपके कल आ जाएंगे, इसलिए आज का फ्रेंच लेसन आपके लिए लास्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से आज की क्लास लें. What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches. That was what they had put up at the town hall. अभी फ्रेंड्स बहुत ही चौंक गया है और कहता है मेरे कानों में एकदम बिजली की कड़कड़ाहट जैसे ये शब्द गूंजने लगे थे. और द रेचेस मतलब एक एक्सप्रेशन है कि हाउ अनहैप्पी वी आर या अनहैप्पी पर्सन. अब वो सोच रहा है कि शायद यही न्यूज़ वहाँ पर लगी हुई थी टाउन हॉल के सामने और वो ब्लैक स्मिथ मुझे इसलिए रोक रहा था कि मैं ये न्यूज़ पढ़ लूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं रुका. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. फ्रेंच बहुत दुखी होता है, कहता है ये मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच का. मैंने तो अभी मुश्किल से फ्रेंच लिखना भी नहीं सीखा है, मुझे तो अभी और सीखना था लेकिन अब मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा. और दुखी होता है और कहता है कि मुझे रुक जाना चाहिए था तभी जब मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था. वो बहुत दुखी होता है कि वो अपने लेसन्स जब पढ़ाए जाते थे तो उस पर ध्यान ना देकर वो भाग जाता था चिड़ियों के अंडे खोजने के लिए. सार इज़ अ रिवर पे स्लाइडिंग करने के लिए भाग जाता था. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. कहता है कि मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे न्यूसेंस लगती थी, ट्रबलसम लगती थी, बहुत परेशान करती थी, मुझे उन्हें कैरी करने में बहुत भारी लगता था. जो काम आपको अच्छा नहीं लगता वो आपको बोझा फील होता है ना, और जो चीज़ अच्छी लगती है वो कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो वो आप बहुत आसानी से कर ले जाते हो. तो फ्रेंड्स को भी वो किताबें अभी तक एक बोझा लगती थी, लेकिन वो कहता है कि अब जो मेरी ग्रामर बुक है, ये मेरे जो लोगों का इतिहास है, इतिहास की किताब है जिसमें हमारे देश का इतिहास है, ये सब मेरे अब पुराने दोस्तों की तरह लगने लगा है मुझे. क्योंकि अब उसकी कंट्री चेंज हो गई, उसका डिस्ट्रिक्ट दूसरे कंट्री में चला गया है, तो अब उस कंट्री का हिस्ट्री वो पढ़ेगा. इसलिए अब वो बहुत दुखी है और कह रहा है ये मुझे अपने पुराने दोस्तों की तरह लग रही हैं जिन्हें मैं नहीं छोड़ पाऊँगा. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और उसके टीचर M. Hamel ये विचार कि वो भी उसे छोड़कर चले जाएंगे उसको पागल बना देता है. बहुत परेशान होता है, बहुत इमोशनल फील करता है और वो अब भूल जाता है कि उसके टीचर कितने गुस्सैल थे, क्रैंकी थे, एंग्री थे, कितने ज़्यादा रूलर से वो डरता था टीचर के, वो अब भूल जाता है. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब फ्रेंड्स फील कर रहे हैं कि पुअर मैन, अब टीचर के लिए बेचारा शब्द इज़ नॉट गुड, इसका एक एक्सप्रेशन है कि शायद यही रीज़न है, इसीलिए आज लास्ट लेसन के ऑनर में, उसके सम्मान में टीचर ने अपने सुंदर कपड़े आज पहन रखे हैं. संडे क्लॉथ से मतलब क्रिश्चियंस संडे को चर्च ज़रूर जाते हैं और
उस दिन अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहन करके, तो अच्छे कपड़ों के लिए संडे क्लॉथ का यूज़ है। और कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि इसीलिए मेरे गांव के जो भी ओल्ड मैन हैं, ये लोग क्लास में बैठे हुए हैं, वो भी किस लिए, इस लेसन को, टीचर को, कंट्री को रेस्पेक्ट देने के लिए। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. वो ओल्ड मैन क्यों आए हुए हैं? क्योंकि वो भी दुखी हैं कि वो भी स्कूल नहीं गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने मन लगा के पढ़ाई नहीं की, और ये उनका तरीका था इसके टीचर को, उनके स्कूल के जो टीचर थे उनको थैंक यू कहने का, जिन्होंने 40 साल तक ईमानदारी से अपनी सेवा उस स्कूल में दी थी, और अपनी कंट्री को रेस्पेक्ट देने का उनका तरीका था, वो कंट्री जो अब उनकी नहीं रह गई थी। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. जब वो सारी चीज़ें ये सोच रहा था, तभी इसको सुनाई देता है कि टीचर ने इसका नाम लिया। अब इसका टर्न आ गया था रिसाइट करने का, पढ़ने का, और फ्रेंड्स ने कितनी कोशिश नहीं की कि वो अच्छे से पार्टिसिपल्स के रूल को पढ़ ले बिना कोई मिस्टेक किए, और वो भी बहुत ही लाउड और बहुत ही क्लियरली पढ़ ले। But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन पहले ही शब्द पे वो अटक गया और वहीं डेस्क पर वो खड़ा रहा, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सर ऊपर उठा करके टीचर को देख सके। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. लेकिन उसके टीचर उससे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रेंड्स, तुम्हें खुद से बुरा महसूस होना चाहिए। देखो ये क्या हालत हो गई है। हम लोग हमेशा खुद से कहते हैं ना कि भाई हमारे पास बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, बाद में सीख लेंगे, लेकिन आज देखो हम कहाँ आकर खड़े हैं। That's the great trouble with Elsis. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. टीचर आगे कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारी ही समस्या नहीं है फ्रेंड्स, एल्सिस में रहने वाले लोगों की ही ये समस्या है। सबकी प्रॉब्लम है कि यहाँ के लोग हमेशा चीज़ों को टालते हैं, पुट ऑफ करते हैं, कल कर लेंगे, कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे। और जो लोग तुम्हारी कंट्री पे, मतलब जो लोगों ने तुम लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया है, जो प्रूशियंस हैं, उनको पूरा हक है, पूरा अधिकार है ये कहने का कि तुम कैसे फ्रेंचमैन हो। तुम खुद को फ्रेंचमैन कहते हो और ना ही तुम्हें अपनी भाषा लिखने आती है, ना अच्छे से बोलने आती है, तुम अपनी भाषा ही नहीं जानते हो। लेकिन फ्रेंड्स तुम अकेले ही इसके ज़िम्मेदार नहीं हो, तुम इतने बुरे नहीं हो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब रिप्रोच, मतलब हम सब का ब्लेम है इसमें। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न. They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? फर्दर उसके टीचर कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने चिंतित नहीं रहते थे तुमको पढ़ाने के लिए। उनका ये प्रेफरेंस था कि तुम चले जाओ कहीं फार्म पे, किसी मिल पे काम कर लो, थोड़ा और पैसा आ जाए। और मेरी गलती नहीं है क्या इसमें? मेरी भी तो गलती है। मैंने भी तुम्हें कई बार अपने फूलों में पानी डालने के लिए भेज दिया, बजाय इसके कि तुमको पढ़ने देता, बोलता कि लर्न करो। और जब मुझे फ़िशिंग के लिए जाना था तो मैंने तुम लोग की छुट्टी कर दी उस दिन। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एम हेमेल went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison.
इसी तरीके से एम हैमेल एक चीज़ से दूसरी चीज़ और दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ कई सारे बातें करते हैं, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है और हम सबको इसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी इसे नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब कोई ग्रुप लोग इंस्लेव्ड हो जाते हैं, किसी के गुलाम बन जाते हैं, किसी और के अधीन चले जाते हैं, तो अगर वो अपनी भाषा के ऊपर अपनी पकड़ बना के रखते हैं, अपनी मदर टंग को नहीं छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास उस प्रिजन की चाबी होती है, उनकी भाषा उस कैद से निकलने की चाबी होती है। ये बात सिर्फ फ्रेंच पे ही नहीं है, हर किसी को अपनी मदर टंग की रक्षा करनी चाहिए, अपनी मदर लैंग्वेज का सम्मान करना चाहिए। Then he opened the grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. उसके बाद ग्रामर की बारी आती है, वो एक लेसन पढ़ते हैं सर और फ्रेंड्स अमेज्ड हो जाता है ये देख कर कि उसको उसने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी, सब बहुत इजी लग रहा था, बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था। फ्रेंड्स सोचता है कि मैंने इतने केयरफुली कभी सुना ही नहीं सर को, इतने ध्यान से कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और दूसरी बात ये भी सोचता है कि शायद कभी उसके सर ने भी इतने ज़्यादा पेशेंस के साथ में कभी नहीं पढ़ाया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि उसके टीचर जितना भी ज्ञान उनके पास था वो आज सब दे देना चाहते थे, सब बच्चों में बांट देना चाहते थे और ऐसा लग रहा था कि वो सबके दिमाग में एक ही स्ट्रोक में सारी चीज़ें डाल देना चाहते थे। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France, Alsace, France, Alsace. ग्रामर के बाद फिर राइटिंग वर्क आता है इन लोगों का, ये लोग राइटिंग कर रहे होते हैं। एम हैमेल आज सबके लिए कॉपीज़ लेकर आए होते हैं, नई कॉपी जिसके ऊपर बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा होता है फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. वो सारी जो कॉपीज़ दी थी जिसके ऊपर फ्रांस एल्सेस लिखा था वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे वो छोटे छोटे झंडे हों और वो उसके क्लासरूम में एक सीट से दूसरी सीट के ऊपर फहरा रहे हों। और उस दिन देखने वाला दृश्य था कि सारे लोग कितना केयरफुली अपने काम पर ध्यान लगा के रखे थे, क्योंकि वो सबका टीचर के साथ और उस लेसन के साथ में लास्ट दिन था, तो हर कोई बहुत अटेंटिव था, क्लास में बहुत एक्टिव था और बहुत ईमानदारी से सारे लोग अपना काम कर रहे थे। पूरी क्लास में एकदम शांति छाई हुई थी, सिर्फ आवाज़ आ रही थी तो पेपर के ऊपर पेन चलने की आवाज़। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? एक बार क्लास में कुछ बीटल्स आ जाते हैं, कुछ कीड़े आ जाते हैं, उड़ रहे होते हैं और कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। यहाँ तक कि क्लास में जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी कीट पतंगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो भी अपना फिश हुक ट्रेस कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे कॉपी में, और वो इतने केयरफुली काम कर रहे थे जैसे कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज का ही कोई काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सीरियस थे वो बच्चे भी। छत के ऊपर कुछ कबूतर बैठे थे और बहुत धीमी धीमी आवाज़ निकाल रहे थे। फ्रेंच सोचता है कि क्या ये पर्शियन लोग कबूतरों की भाषा भी जर्मन कर देंगे, कबूतरों को भी कहेंगे कि तुम जर्मन में सिंग करो। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब कभी भी फ्रेंड्स राइटिंग करने के दौरान सर की तरफ देखता तो देखता कि वो चेयर में बिना हिले डुले एकदम उदास से बैठे हुए हैं, कभी एक चीज़ को तो कभी क्लास की दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो हर एक चीज़ को अपने दिमाग में बसा लेना चाहते हैं, अपनी आँखों में बसा लेना चाहते हैं, उस छोटे से क्लासरूम में जो भी चीज़ें थी। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the
hopping that he had planted himself twined about the windows to the roof. कितनी अजीब बात है ना, पिछले 40 सालों से वो सर उसी क्लासरूम में बैठते थे, उसी जगह बैठते थे, उनका वही गार्डन था विंडो के बाहर, वही क्लास जैसे आज उनके सामने बैठी ऐसे ही रहता था। 40 सालों से वो इसके आदी हो चुके थे देखते। सिर्फ बदली थी तो एक चीज़, वो क्या, बैठते बैठते डेस्क और बेंचेस थोड़ा स्मूथ हो गए थे। वॉलनट ट्री जो गार्डन में लगा हुआ था वो लंबे हो गए थे। हॉप वाइन जिसको उन्होंने अपने हाथों से प्लांट किया था वो विंडोज़ के ऊपर लपेटते हुए रूफ की तरफ बढ़ रहे थे। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, pi, bo, poo. ये सारी चीज़ें कितना दिल दुखाने वाली थी ना। वो सुन रहे थे, ऊपर उनकी सिस्टर कमरे में सामान पैक कर रही हैं, उसकी आवाज़ भी नीचे आ रही थी क्योंकि अगले दिन उनको कंट्री छोड़ के जाना था। ये सब कितना दिल दुखाने वाली चीज़ें थी उनके लिए, लेकिन उनमें इतना करेज था कि उन्होंने पूरा लेसन कंप्लीट किया बहुत अच्छे से। राइटिंग के बाद में इनका हिस्ट्री का टर्न आ जाता है और फिर छोटे बच्चे पढ़ते हैं बा बी बो बू। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. अब इनका हिस्ट्री का टर्न आ जाता है तो वो जो पीछे ओल्ड हॉसर बैठे थे उन्होंने भी अपनी वो पुरानी प्राइमर बुक खोल ली है और अपना स्पेक्टिकल्स पहन लिया है और वो भी उन छोटे छोटे बच्चों के साथ में वही शब्द चैंट कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं और उनको देखने से पता चल रहा है कि वो रो रहे हैं। फ्रेंड्स कहता है कि उनकी आवाज़ जो है इतनी इमोशनल हो जाते हैं वो कि उनकी आवाज़ भावनाओं से कंट्रोल में नहीं रहती है और कांपती है। और ये सुनने में थोड़ा फ़नी भी लग रहा था, लेकिन हम सभी हंसना भी चाहते थे और साथ ही साथ उनके साथ रोना भी चाहते थे। फ्रेंड्स कहता है कि मुझे कितने अच्छे से याद है, सारी चीज़ें उस दिन की कितने अच्छे से याद है जो हमारा लास्ट लेसन था। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. अब जो चर्च क्लॉक है उसमें 12 बज जाते हैं और ये प्रेयर का टाइम है और सेम टाइम पर देखते हैं कि इनको विंडो से सुनाई देता है कि जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो अपने ड्रिल से वापस आ रहे हैं, उनकी आवाज़ आती है और एम हेमल भी अब खड़े हो जाते हैं और उनका चेहरा एकदम उदास दिखाई देता है। और फ्रेंड्स कहता है मैंने कभी उनको इतना उदास नहीं देखा था, आज उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। माई फ्रेंड्स सेड ही I, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. उसके सर बोलते हैं कि मेरे दोस्तों, मैं, और फिर उनका गला रुक जाता है, वो इतने इमोशनल होते हैं कि वो कुछ आगे नहीं बोल पाते हैं। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं और एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा के, क्योंकि उन्हें इस समय वो इतने इमोशनल थे कि उनका खुद पे कंट्रोल नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है विद ऑल हिज माइट, मतलब वो पूरी ताकत लगा करके अपना चौक से उस बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं, लिव लॉन्ग फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand, School is dismissed, you may go. फिर वो स्टॉप हो जाते हैं और दीवार से सट कर अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा झुक करके, और बिना कुछ कहे वो एक ऐसा जेस्चर शो करते हैं, इशारे से बोलते हैं बच्चों से कि स्कूल अब ख़त्म होता है, आप लोग जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, द लास्ट लेसन चैप्टर से हमने ये सीखा कि हम सभी को अपनी मदर लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, अपने टीचर्स की बात सुननी चाहिए, उन पे भी ध्यान देना चाहिए,
लेसन्स नहीं छोड़ना चाहिए, क्लास नहीं बंक करना चाहिए। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा हो और वीडियोस आप चाहते हो सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।